नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में शोध, रिसर्च इन एजुकेशन, इस वीडियो के अंतर्गत, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी शोध की समस्या को हल करने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उसको मूल रूप से समाप्त करने के लिए हमें किन किन रास्तों से होकर के, माध्यमों से होकर के आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई समस्या जितनी जटिलता के साथ हमारे सामने आती है तो उसका जो समाधान होता है, हम उतने ही और अधिक उत्तेजना के साथ, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो तनाव होता है उसके साथ हम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और स्थिति ऐसी होती है कि जब हमें उन रास्तों को ढूंढना पड़ता है तो कोई ना कोई एक ऐसा हम विचार बनाते हैं कि अगर यह कार्य हम इस रास्ते से करते, इस माध्यम से करते हैं तो समस्या का समाधान हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये समस्याएं मूल रूप से आजकल बनी हुई हैं। शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में लिया जाए अथवा शिक्षण विधियों के रूप में लिया जाए, या बच्चों के अंदर अधिगम की जो क्षमता है उसको प्रभावित बनाने से संबंधित समस्या हो, इन समस्याओं को हम कैसे दूर करें। तो इसके लिए शोध में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं परिकल्पना या उपकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना यह एक ऐसा शब्द है, यह एक शैक्षिक शोध से संबंधित समस्या के निर्धारण के लिए, उसके निदान के लिए एक रास्ता है, माध्यम है, जो यह बताता है कि हमें कार्य को कैसे करना है, किस वैज्ञानिकता के साथ करना है, कौन सा सांख्यिकी मेथड अपनाना है, अथवा उसमें शोध की विषय वस्तु को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी डायग्नोसिस कैसे करना है, उसमें चरों का कलेक्शन कैसे करना है और उनका परीक्षण कैसे करना है। इन समस्त चीजों का निर्धारण करने के लिए जो हम उस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले जो विचार बनाते हैं, जो उसका एक रास्ता, जरिया बनाते हैं, किससे हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। ये परिकल्पना क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसके वर्गीकरण कैसे कैसे किया जा सकते हैं, किसी शोध को समस्या का समाधान करने में इसकी भूमिका क्या हो सकती है, इन समस्त चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे आप बेल आइकन अर्थात घंटी जो निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबा करके अपने नोटिफिकेशन को एक निश्चित कर लें कि जब भी कोई आपको ऐसे वीडियो की आवश्यकता हो तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और अन्य लोगों को भी लाभान्वित करने के लिए इसे अधिक से अधिक रूप में शेयर करने का प्रयास करिए। तो हम बता रहे थे परिकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या है, इसकी रूपरेखा कैसे बनती है, इसकी शोध में आवश्यकता क्यों है। तो परिकल्पना से मूल रूप से जो देखा जाए व्यवहारिक अर्थ में, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो हम एक अस्थायी रास्ता निकालते हैं, प्रस्तावित रास्ता निकालते हैं, या उसका जो एक प्रस्तावित उत्तर देने का प्रयास करते हैं, हम अगर इस कार्य को ऐसे करते हैं तो इसमें हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। तो उसमें वह हमारे द्वारा सोची गई परिकल्पना, हमारे द्वारा बनाए गई वह रास्ते कभी सही भी हो सकते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं, तो उसकी वैधता का निर्धारण हम उसके परीक्षण पर ही कर पाते हैं। इसलिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम 1, 2, 3 परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। जो परिकल्पना हमें उस समस्या का समाधान कराने में सक्षम होती है, समर्थ होती है, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, और जो परिकल्पनाएं उसमें सहयोग नहीं दे पाती हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो जिन परिकल्पनाओं के द्वारा समस्याओं का समाधान होता है उन्हें हम वैध कहते हैं, और जिन परिकल्पनाओं द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है उसे हम वैध नहीं कहते हैं। कहने का प्राय है
कि हाइपोथेसिस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इस परिकल्पना या उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बाद इसकी हम परिभाषाओं को देखते हैं। तो देखिए, परिकल्पना हाइपोथेसिस, यानी इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं, हिंदी में इसे परिकल्पना या उपकल्पना भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? हाइपो अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, यानी हाइपो का प्राय ही है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, यानी किसी भी चीज का एक संभावना है जिसके आधार पर उसकी पुष्टि भी करनी बाकी है। और थेसिस का प्राय होता है समस्या के समाधान का कथन करना। थेसिस का प्राय है जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाएगा, इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके दृष्टिकोण में हम जो भी कुछ कथन करते हैं, यानी समस्या के समाधान संबंधित जो कुछ भी हमारे विचार हैं, जो कुछ भी हमारे स्टेटमेंट हैं, वे सब क्या हैं? थेसिस के रूप में होते हैं। हाइपो का प्राय क्या होता है? यानी ऐसी संभावनाएं, ऐसे विकल्प जिसकी पुष्टि करना अभी बाकी है, जिसके लिए भी हमें उसकी पुष्टि करना है, उसका परीक्षण करना है, उसकी वैधानिकता को चुनौती देना है। तो हाइपोथेसिस का प्राय हो गया तो संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करे, अर्थात हाइपोथेसिस या परिकल्पना से प्राय क्या हुआ? संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करे। कहने का प्राय है कि समस्या तो निर्धारित हो चुकी है, लेकिन उसका समाधान हमें कैसे करना है, उसके विषय में जो कुछ भी हम संभावना व्यक्त करते हैं, उसकी पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वही हमारी परिकल्पना है। परिकल्पना अर्थात समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रस्तावित उत्तर होता है। समस्या कैसी है उसके विषय में हमारे द्वारा सुझाया गया एक रास्ता होता है। जैसे आप किसी बीमारी से ग्रसित होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्यों? उसमें कोई न कोई आपके परिवार का या स्वयं आप ये सोचते हैं कि अगर मैं घर की इन दवाओं से सही नहीं हो पा रहा हूं तो मुझे वहां जाना चाहिए। यही आपकी परिकल्पना है, यानी उस समस्या के निदान के लिए जो कुछ आपने सोचा, जो कुछ एक रास्ता चुना, जिसके आधार पर आप उस समस्या को जड़ से निर्मूल कर सकते हैं, यही परिकल्पना होती, यही सोच हमारी, यही जो कल्पना हमारी थिंकिंग है, जो हमारे विचार है, जो हमारे संप्रत्यय हैं। जब उनको हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी समस्या के समाधान के लिए एक चिंतन के रूप में प्रयोग करते हैं, वही हमारी परिकल्पना कहलाती है। तो परिकल्पना से सीधे सीधे हमारा बहुत ही सामान्य और सरल अर्थों में अर्थ यही हो सकता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो पहले ही हम एक विचार बनाते हैं, एक उसका माध्यम चुनते हैं, जिसके रास्ते पर चल करके हम उस समस्या का पूर्ण समाधान करने के लिए उत्सुक हैं, उसकी वैधता को जांचना चाहते हैं और उसके आधार पर हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। यही आपकी परिकल्पना है। तो परिकल्पना, जिसे हिंदी का शब्द है परिकल्पना, इसका अभिप्राय होता है इस प्रकार का चिंतन, ऐसा संप्रत्यय, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसे रास्तों को ढूंढना जिसके आधार पर किसी भी समस्या का समाधान करना हमारे लिए सरल हो सके, उसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता चुना जा सके, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें, जो एक वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सके, जो एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण दे सके, जो एक विश्वसनीय एवं वैधानिक रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे सके, हमें प्रोत्साहित कर सके, जो हमारे तमाम प्रकार की जो उलझने हैं उनको दूर करने के लिए उसमें से एक वह भी समाधान का माध्यम बन सके। तो परिकल्पना से मूल रूप से ही अर्थ होता है कि समस्या के समाधान के लिए एक सुझाया गया प्रस्ताव, वह प्रस्ताव सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसकी हमें परख आगे करनी पड़ती है। जब हम शोध के समस्याओं को समाधान के लिए अनेक प्रकार के प्रदत्तों का डाटा कलेक्शन करते हैं और उन कलेक्शन करने के बाद जो भी कुछ उससे संबंधित टूल्स हैं, उपकरण हैं, उनका प्रयोग करते हैं और परीक्षण करते हैं, उसके आधार जो निष्कर्ष निकलता है, तब हम ये देखते हैं क्या हमारी परिकल्पना उसमें सहायक रही है। क्योंकि परिकल्पना ही बेस है, वही आधार है
बिना परिकल्पना के हम किसी कार्य को कर ही नहीं सकते। तो जब भी कोई कार्य करना हो तो उसके पहले जो कुछ हम सोचते हैं, हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो इसमें हमें सहायता मिलेगी, वही सोच ही, वही चिंतन ही परिकल्पना कहलाती है। अब देखते हैं इसकी परिभाषाओं को। परिकल्पना या इसी को उपकल्पना जिसे कहा जाता है। परिकल्पना या उपकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। यानी परिकल्पना क्या है? एक समस्या, माने कोई भी एक समस्या हो उसका प्रस्तावित उत्तर, यही क्या है? परिकल्पना है। यानी किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर यही परिकल्पना है। इसको टाउनसेंड ने कहा है। दूसरी परिभाषा है, दो या दो से अधिक परिवर्तियों के बीच तथ्ययुक्त संबंधों के परीक्षण युक्त कथन को उपकल्पना कहते हैं। इसमें दो चीजें आई हैं। पहली बात है कि दो या दो से अधिक इसमें परिवर्ती होने चाहिए, चर होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए। जब तक दो चर नहीं होंगे तब तक उसके बीच में हम किसी प्रकार के उनके संबंधों का परीक्षण नहीं कर पाते। यानी अगर संबंध को देखना है, किसी भी रिलेशन को देखना है, उसमें जो तुलनात्मक आंकड़ों को देखना है, तो वहां पर दो चरों का होना आवश्यक है। जब तक दो चर नहीं होंगे तब तक उसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती। और उस तुलना के आधार पर, परीक्षण के आधार पर जो कुछ भी हम कथन करने के लिए उत्सुक हैं वही क्या है? परिकल्पना है। अर्थात परिकल्पना शब्द है मैकगुइन के आधार पर कि दो या दो से अधिक परिवर्तियों के बीच तथ्ययुक्त संबंधों के परीक्षण युक्त कथन को उपकल्पना कहते हैं। अर्थात किसी भी समस्या के समाधान के लिए दो चरों के बीच में उनके क्या संबंध हैं, उन संबंधों का जो हम कथन करते हैं वही क्या है? परिकल्पना है। इस तरह से परिकल्पना की परिभाषा के रूप में हमें देखते हैं कि परिकल्पना हम उसे कहते हैं जो समस्या के एक प्रस्तावित उत्तर के रूप में होती है। जो वह उत्तर अस्थायी भी हो सकता है, माने सिद्ध भी हो सकता है, और वैध भी हो सकता है, विश्वसनीय भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह एक सुझाया गया विकल्प है, एक बताया गया रास्ता है, अर्थात वह एक प्रस्तावित समाधान का उत्तर है। हम ऐसा करने पर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब हम किसी से समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमें दो प्रकार के भावों को लेना पड़ता है। अर्थात कम से कम दो तत्वों को लेना पड़ता है, दो चरों को। उन्हीं चरों को हम परिवर्ती कहते हैं। वही परिवर्ती अंग्रेजी के शब्द में वेरिएबल्स के रूप में जाने जाते हैं। जब तक दो वेरिएबल्स नहीं होंगे उनके बीच में किसी प्रकार के हम तुलनात्मक संबंधों का कथन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आवश्यक है कि दो चरों की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब हम देखते हैं कि परिकल्पना के वास्तव में प्रकार क्या होते हैं, ये बनाए कैसे जाते हैं, इनके विषय में हम किस प्रकार से अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने संप्रत्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, परिकल्पना के प्रकार, काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें मूल रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है सकारात्मक पॉजिटिव, दूसरा नकारात्मक नेगेटिव, और तीसरा होता है शून्य या जीरो हाइपोथेसिस। अब तीनों को हम अलग अलग देखते हैं। जैसे पहला है सकारात्मक परिकल्पना, पॉजिटिव हाइपोथेसिस। पॉजिटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? यानी इसके अंतर्गत हम ऐसी चीजों को मानते हैं जिसमें सब कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक हो। उसमें हम पूरी तरह से विश्वस्त होते हैं, हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। दूसरी जो परिकल्पना होती है नकारात्मक, नेगेटिव। यहां पर क्या होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, यानी इसमें नकारात्मक का भाव निहित होता है, और उस नकारात्मकता के आधार पर ही इसे हम नेगेटिव हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। तीसरा होता है शून्य या जीरो। शून्य या जीरो से प्राय होता है कि ना तो वह सकारात्मक रूप में है, ना तो नकारात्मक रूप में है, बल्कि वह परीक्षण की दशा में अभी पड़ा हुआ है, और जब तक उसका परीक्षण ना हो जाए तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि यह कार्य सही है अथवा गलत है, यह दोषी है कि निर्दोष है। इस प्रकार से जो जीरो हाइपोथेसिस होती है उसका मूल प्राय होता है कि बिना परीक्षण के, बिना उसके जांच के हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि यह दोषी है कि निर्दोष है, इसमें यह वस्तु या चर उपयोगी है अथवा निरुपयोगी है, अनुपयोगी कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो तीन प्रकार की परिकल्पनाओं का हम निर्माण करते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। जैसे हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपकी सकारात्मक पॉजिटिव परिकल्पना बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे?
इस परिकल्पना के लिए आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे उदाहरण के रूप एक लेते हैं, एक सामान्य रूप से अगर कहा जाए कि स्त्री और पुरुष में बुद्धिमान कौन होता है, किसके अंदर आंतरिक तर्क या गणना की क्षमता अधिक होती है, तो मान लीजिए हमने सकारात्मक परिकल्पना लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया, समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ा कि अगर किसी चीज को सिखाना हो, उसमें तार्किक क्षमता को लॉजिकल जो आपके अंदर पावर है उसको बढ़ाना है, तो वहां पर कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक आंतरिक तर्क गणना में बुद्धिमान होती हैं, तेज होती हैं। ये हमारी एक परिकल्पना हो सकती है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक होती है। ये केवल एक परिकल्पना है, एक केवल यह एक माध्यम चुना जा रहा है कि इस प्रकार से हमें कार्य को करना अगर हम करते हैं, अगर ये बात सही सिद्ध हो जाती है तब समझ जाइए कि हमारी परिकल्पना क्या है, वैध है। इसकी वैधता का निर्धारण तभी होगा जब हम इसका परीक्षण करते हैं। तो एक सकारात्मक परिकल्पना को हमने बनाने का प्रयास किया, जैसे कहें कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक होती है, या हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल के छात्रों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने में लोगों का रुचि हो रही है, लेकिन कॉन्वेंट या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो विद्यालय हैं उसमें अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। और उन दोनों को जब हम परीक्षण करते हैं तो भी देखने को मिलता है कि हाँ, कॉन्वेंट के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे कम बुद्धिमान दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या हमारे मन में आती है तो उसके लिए हमें उस समस्या के समाधान के लिए तो कुछ कार्य करना होगा, जांचना तो होगा, परखना तो होगा। तो ऐसे तो हम स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि अनुसंधान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलता है। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांत की कसौटियों पर उसे कसना पड़ेगा। और जब तक वह उस परीक्षण में सफल नहीं होगा तब तक हम किसी परिकल्पना को या किसी भी समस्या के समाधान को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे कहा जाए कॉन्वेंट स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल के छात्रों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह एक परिकल्पना है। यह सकारात्मक परिकल्पना हम बना रहे हैं, यह इसका कोई सही उत्तर नहीं है, यह केवल एक संभावना है कि ऐसा है। हमें इसका परीक्षण आगे करना है। जब हम परीक्षण करेंगे, अगर ये बात सत्य सिद्ध होती है, हम कई विद्यालयों को इसमें लेंगे, वहां के बच्चों को लेंगे, उसके आधार पर परीक्षण करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और जो निष्कर्ष निकलेगा, अगर वह निष्कर्ष हमारे इस परिकल्पना के साथ सही सिद्ध होता है, तब ये परिकल्पना वैध होगी, सत्य होगी या ग्राह्य होगी। इसी तरह से अगर हम ये लेते हैं कि अभ्यास से सीखने की त्रुटियों में कमी होती है, अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं किसी चीज को सीखने में, तो उस अभ्यास से जो सीखने की त्रुटि है, गलतियां हैं, उसमें क्या होती है, निरंतर कमी होती जाती है। क्योंकि जैसे आप टाइपिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप टाइपिंग के समय अपनी अंगुलियों को उस कीबोर्ड पर ले जाते हैं, उस एक एक न्यूमेरिकल पर या उसके जो अल्फाबेट हैं उसको ध्यान से देखते हैं, किस पर अंगुली को प्रेस करना है, किस वर्ड को लिखना है, तो बड़ा उसमें ध्यान देना पड़ता है। और कभी कभी आप देखते हैं कि उसमें गलतियां बहुत ज्यादा, माने प्राथमिक अवस्था जब होती है, ऐसी स्थिति में गलतियां अधिक होती हैं। लेकिन जब आप निरंतर उसी पर अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के आधार पर धीरे धीरे जो गलतियां पहले स्टेप में ज्यादा होती थी, दूसरे स्टेप में कुछ कम होती हैं, तीसरे में और कम होती, माने इस प्रकार जितना अधिक से अधिक हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो त्रुटियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहले प्रयास में ही हम बिना किसी त्रुटि के कार्य को पूरा कर लेते हैं, जो कुछ हमें लिखना होता है उसको लिख लेते हैं। इसी तरह से अगर किसी वाहन को चलाने के लिए, दोपहिया वाहन चलाना सीखना चाहते हैं, तो प्रथम अवस्था में क्या होता है सीखने के लिए, जब हम बैठते हैं हमारा ध्यान उसके हैंडल पर होता है, उसको तेजी से पकड़ने पर होता है, हम कब किस चीज को कहां चेंज करना है, गियर कैसे चेंज करना है, उसकी गति को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सारी चीजों को ब्रेक आदि कैसे लेना है, हम एक एक पर केवल ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वो सारी चीजें हम बहुत शीघ्रता से सीख लेते हैं। जो त्रुटियां पहले बहुत होती थी वो कम होने लगती हैं, और एक ऐसी स्थिति होती है कि हम बिना उस पर कुछ ध्यान दिए गाड़ी को फर्राटे के साथ दौड़ाते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये कैसे सिद्ध हुआ? अगर इसके लिए हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, क्या कहेंगे कि अभ्यास से सीखने की त्रुटियों में कमी होती है। अगर कोई भी कार्य में सीखना है, करना है, उसमें अधिक निपुणता लाना है, कुशलता लाना है,
उसको अप स्किल में चेंज करना है, डेवलप करना है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमें क्या परिकल्पना बनानी पड़ेगी सकारात्मक रूप से कि अभ्यास से सीखने की त्रुटियों में कमी होती है। ये एक परिकल्पना है। अगर हम इस परिकल्पना को व्यवहारिक रूप से किसी समस्या के समाधान के लिए परीक्षित करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और वह प्रयोग हमारा सही निकलता है, इस चीज को सीखने में सहायक है ऐसा वो सिद्ध करता है, इसकी प्रामाणिकता को प्रदान करता है, इस परिकल्पना को हम क्या मानेंगे? सत्य मानेंगे, वैध मानेंगे और इसको हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसी बेस पर हमने उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया, जिसके आधार पर समस्या आज निर्मूल हो गई, समाप्त हो गई। अब इसकी रिपोर्टिंग हम करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो परिकल्पना बताने का प्राय था कि या सकारात्मक परिकल्पना के रूप में हम कैसे किसी समस्या को समाधान के लिए इसका लेखन करेंगे, कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि समस्याएं तो आती हैं, रास्ते भी हमारे दिमाग में आते हैं, तमाम प्रकार के विचार आते हैं, उसको एक लेखबद्ध कर देना, उसको एक निश्चित कर देना कि हम इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रयास करेंगे और इसी रास्ते से हम समस्या का समाधान करेंगे। यही समस्या का समाधान करने के लिए जो कुछ आपने प्रस्तावित एक प्लान बनाया है, प्रोजेक्ट तैयार किया है, वही परिकल्पना है। तो सकारात्मक पॉजिटिव हाइपोथेसिस के रूप में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक होती है, पहली परिकल्पना हमने बनाया। बुद्धिमत्ता को लेकर के स्त्री या पुरुष में कौन अधिक बुद्धिमान है, किसके अंदर अधिक आंकिक गणना की क्षमता ज्यादा है, इस पर हमने बनाया। दूसरा हमने लिया कि अगर परिषदीय विद्यालय या सरकारी विद्यालय और कॉन्वेंट विद्यालय है, इन दोनों में कौन बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं पढ़ने वाले, तो हमने एक परिकल्पना सकारात्मक बना लिया कि हाँ, कॉन्वेंट स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल के छात्रों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, हम इस पर कार्य करने के लिए प्रयास किए, ये हमने सकारात्मक माने पॉजिटिव हाइपोथेसिस बनाया। तीसरा हमने उदाहरण दिया कि अभ्यास से सीखने की त्रुटियों में कमी होती है, तो यहां पर आप देखेंगे सबको एक्सेप्ट किया जा रहा है, सीधे सीधे इस चीज को कहा जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का नकारात्मकता का भाव नहीं आ रहा है, हमें इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना है। इस सोच के साथ हमने 3 परिकल्पनाओं का निर्माण किया। अब आता है नकारात्मक या नेगेटिव हाइपोथेसिस। नेगेटिव हाइपोथेसिस से प्राप्त होता है कि जैसे हमने इस जो पॉजिटिव को बनाया है, इसी में केवल नहीं शब्द लगा दें और उसके आधार पर जो वाक्य बनते हैं, जो परिकल्पना निर्धारित होती है, वह हमारी नकारात्मक हो जाती है। जैसे हम इसको बदल सकते हैं, कहें अगर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक नहीं होती है, सीधे सीधे नकारात्मक हो गया। यानी अगर ये कहा जाए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक होती है तो सकारात्मक है, लेकिन अगर इसे कहा जाए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक नहीं होती है, ये नेगेटिव हाइपोथेसिस हो गई। इसी तरह से हम कहें कॉन्वेंट स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल के छात्रों से अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। इसी तरह से कहा जाए अभ्यास से सीखने की त्रुटियों में कमी नहीं होती है, ये नकारात्मक हो गया। अब यहां पर देखना हमें क्या है कि अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक इन दोनों प्रकार के उदाहरणों को जब देख रहे हैं तो इसमें यह लगता है कि इसमें पक्षपात होने का भय है। कारण कि अगर कोई पुरुष इस कार्य को करता है, इस शोध को करता है, इस प्रकार की परिकल्पना को लेकर चलता है और उसे कार्य सकारात्मक रूप से कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक होती है, हो सकता है वह इस चीज को एक्सेप्ट ना करे और उसके विपरीत अपने को वर्चस्व देने के लिए, अपने को अधिक उपयोगी सिद्ध करने के लिए वह इसमें पक्षपात कर सकता है। या इस तरह से अगर हम इसको निगेटिव बनाते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तार्किक गणना अधिक नहीं होती है, कोई स्त्री या महिला इस परिकल्पना को लेकर शोध कार्य कर रही है समस्या का निर्धारण करने के लिए, तो हो सकता उसके मन में भाव आ जाए कि पुरुषों के यहाँ वर्चस्व बढ़ रहा है, हमें स्त्रियों को अधिक बुद्धिमान बनाना है, उनको सिद्ध करना, उनकी उपयोगिता को दिखाना है, तो यहाँ पे पक्षपात का भय होता है। तो जो हम पॉजिटिव या नेगेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये शोध के लिए एक रास्ते तो हैं, लेकिन इसमें जो विश्वसनीयता होती है वह पूर्ण नहीं होती। इसकी जो वैधानिकता होती है, इसको चुनौती दिया जा सकता है। इसमें लोगों के मेल फीमेल के आधार पर जो कुछ भी हम विचार हैं, उन विचारों से कहीं न कहीं
इसे आच्छादित देखते हैं, उनकी जो भाव हैं वो इसकी छाप इसमें दिखाई पड़ती है। इसलिए हमें ऐसी परिकल्पनाओं को बनाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन समस्या है तो समाधान तो करना ही करना है। समाधान करना है तो उसके लिए हमें परिकल्पनाओं को बनाना ही पड़ेगा। उसमें भेदभाव हो रहा है तो उसे मैं दूर करने का प्रयास करना है कि मैं निरपेक्ष रूप से इस कार्य को करूंगा। सापेक्ष दृष्टिकोण अपना करके मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर वैधानिकता को देखते, उसकी विश्वसनीयता को देखते हुए हमें कार्य को करना है, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए परिकल्पना पर जब परीक्षण किया जाए तो उसका जो रिजल्ट या निष्कर्ष निकलता हो उसे कोई चुनौती ना दे सके। जब तक हम उसके परीक्षणों के आधार पर जो निष्कर्ष है उसकी सार्वभौमिकता पर स्वयं विश्वस्त नहीं होते तब तक कोई दूसरा विश्वास नहीं करता। और विश्वस्त तभी होंगे जब उसको हम सही रास्ते पर चल करके सही प्रकार के आंकड़ों का, सही प्रकार के न्याय दर्शनों का चयन करके हम उसका परीक्षण करते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वह वास्तव में विश्वसनीय होगा, वह वैध होगा, वह सार्वभौमिक हो सकता है, वह अन्य लोगों के लिए ग्राह्य हो सकता है, वह एक सही रास्ता समस्या के समाधान के लिए दे सकता है। हम ऐसा मान सकते हैं। तो रही बात सकारात्मक परिकल्पना, जिसको हम पॉजिटिव हाइपोथेसिस, और दूसरा था नकारात्मक परिकल्पना, नेगेटिव हाइपोथेसिस। दोनों को देखा। इन परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे करना है, इसकी सोच क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है। अब हम देखते हैं तीसरी परिकल्पना क्या है। तीसरी परिकल्पना का नाम है शून्य या जीरो। शून्य परिकल्पना या जीरो परिकल्पना से अभिप्राय होता है कि जहां पर ना तो नकारात्मकता का भाव लिया जाए, ना ही सकारात्मकता का भाव लिया जाए, ना ही किसी प्रकार के डिसीजन को, निर्णय को हम तुरंत ले सकें, बल्कि उसे परीक्षित करने के बाद ही उसका कथन करें। क्योंकि जो शून्य परिकल्पना होती है इसी को हम नल परिकल्पना भी कहते हैं। नल या जर्मन शब्द है जिसका अभिप्राय होता है शून्य निरपेक्ष भाव, यानी नल हाइपोथेसिस या जीरो हाइपोथेसिस, ये दोनों एक ही हैं। जीरो हाइपोथेसिस को ही जर्मन की भाषा में नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसलिए अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, आप देखेंगे तमाम प्रकार के कंपटीशन में, चाहे टेट हो, चाहे वह नेट हो, जेआरएफ आदि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है कि परिकल्पनाओं के प्रकार क्या होते हैं, उसमें नल परिकल्पना किसे कहते हैं। इसलिए जीरो परिकल्पना को ही नल परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। ये नल क्या है? यह एक जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ होता है शून्य, जिसका अर्थ होता है निरपेक्ष भाव में, यानी जहां पर कोई विवाद ना हो, जहां पर सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो, ऐसी परिकल्पना को हम जीरो या नल हाइपोथेसिस के रूप में जानते हैं। अब जैसे कहा जाए कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कानून से उसे दोषी न ठहरा दिया जाए। देखिए, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, कोई विवाद नहीं है। यानी एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा परिकल्पना का निर्माण करना कि अगर हम ये कहें कि वह व्यक्ति दोषी है, उसने ऐसा काम किया है, तब तो सकारात्मक होगा। हम एक वह है काम नहीं किया है, नकारात्मक होगा। लेकिन नल परिकल्पना क्या होगी? यानी जब तक न्याय के द्वारा उसे दोषी न ठहराया जाए, उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। जब इस भाव से हम किसी समस्या के समाधान के लिए संकल्पनाओं को लेते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, ऐसी परिकल्पना नल हाइपोथेसिस के रूप में, शून्य परिकल्पना के रूप में मानी जाती है। और यही परिकल्पना सबसे उत्तम होती है। हमें जब भी कोई कार्य करना हो तो जीरो हाइपोथेसिस के आधार पर ही कार्य करना चाहिए, अर्थात बिना जांच परख के हम ना तो उसको एक्सेप्ट करें ना उसको इग्नोर करें। हमें दोनों परिस्थितियों में उसकी परख करना है। जैसे कोई किसी पर किसी प्रकार का आरोप लगाए तो ऐसे आरोपों को हमें तुरंत एक्सेप्ट भी नहीं करना है, तुरंत उसको नकारना भी नहीं है, बल्कि उसका परीक्षण या जांच करना जरूरी होता है। और उसके आधार पर अगर हम जांच के आधार पर कार्य करते हैं तो समझ जाइए कि आप जीरो हाइपोथेसिस पर कार्य कर रहे हैं, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण आपके ऊपर नहीं आ सकता है। इसी तरह से अगर
छात्रों के पठन पाठन की विधि को जानना है। अगर हमें कहें कि हाँ परंपरागत शिक्षण विधियां बहुत अच्छी रही हैं, ये सकारात्मक हो जाएगी। अब ये कहेंगे नहीं परंपरागत शिक्षण विधियां बहुत अच्छी नहीं है, नकारात्मक हो जाएगी। अब हम ये कहें कि परंपरागत शिक्षण विधियां आधुनिक शिक्षण विधियों के अनुरूप ही हैं। यानी अब यहां पे दो चर हमने ले लिया, दो परिवर्ती ले लिया। पहला परिवर्ती क्या है, जो परंपरागत शिक्षण विधियां जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो एक ट्रेंड के रूप में आ रही हैं, और दूसरी जो हमारी शिक्षण विधि है जो आज की नई टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रही। इन दोनों को जब तक हम जांच ना कर लें तब तक यह कह पाना कि कौन विधि अच्छी है कौन विधि नहीं अच्छी है, इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो जब तक हम इन दोनों चीजों को परख ना लें, इन दोनों भावों को उसमें समाहित ना कर लें, तब तक उसको निरपेक्ष रूप से कहा नहीं जा सकता है। इसी तरह से जैसे यह कहा जाए कि बच्चों में अगर उन्हें प्रशंसा या पुरस्कार दिया जाए तो अधिगम की क्षमता विकसित होती है। यानी एक सेंटेंस हम लेते हैं, मान लीजिए कि अगर छात्रों में कुछ पुरस्कार दिए जाएं, किसी भी समस्या के समाधान के, आप कुछ पठन पाठन कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं, और बच्चे उसे उतने अच्छी तरह से नहीं सीख रहे हैं जितना सीखना चाहिए, ये समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एक परिकल्पना का निर्माण किया। मान लीजिए हमने कहा कि अगर बच्चों को पुरस्कार दिया जाए तो उससे उनके अंदर अधिगमन की क्षमता बढ़ेगी। एक परिकल्पना बनाया, क्योंकि पुरस्कार या प्रशंसा एक ऐसी चीजें हैं जो बालकों को प्रेरक के रूप में काम करते हैं, उन्हें उद्दीपन देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव का काम करते हैं। और यही इंसेंटिव, यही मोटिवेशन ऐसे बच्चे जो सीखने में रुचि नहीं ले रहे हैं, वही पुरस्कार पा करके, वही प्रशंसा प्रेज पा करके वे सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसी स्थिति है जब इस परिकल्पना को लेकर के हम कसौटी पर कसते हैं, जांच करते हैं, अगर ऐसा मिलता है कि वास्तव पुरस्कार देने पर लोगों के अंदर सीखने की क्षमता, अधिगमन की क्षमता बढ़ी, तो हमारी परिकल्पना सिद्ध होगी। अब यहां पर हमें देखना क्या, दो चर। पहला चर क्या है, बच्चों में पुरस्कार के द्वारा अधिगमन की क्षमता को बढ़ाना। यानी पुरस्कार और लर्निंग, जो अवार्ड है और जो लर्निंग है, यही दो चर है। यानी अगर पुरस्कार रूपी चर हम देते हैं तो उनके अंदर जो अधिगमन की क्षमता है वह बढ़ती है। इसी को आपने देखा, मैगुइन ने कहा था कि दो परिवर्तियों या दो चरों के बीच में उनके संबंध क्या है, संबंधों को जांचना बहुत जरूरी है। ये चर या परिवर्ती क्या, वेरिएबल्स क्या है, या यही होते हैं कि जैसे हमने कहा कि पुरस्कार के द्वारा बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ती है। एक हो गया चर पुरस्कार और दूसरा चर हो गया अधिगम की क्षमता। अब हम इन्हीं को देखते हैं, क्या पुरस्कार देने से अधिगम की क्षमता बढ़ती है या किसी का अवार्ड वापस ले लेने से अधिगम की क्षमता घटती है। इन्हीं दोनों चरों के संबंधों को हमें जांचना है, इन्हीं को हमें देखना है। अगर इस प्रकार से हमने एक सोच बनाया, एक कार्य करने का तरीका बनाया, तो वही तरीका, वही कार्य जो उस समस्या के समाधान के लिए उत्तर के रूप में आगे आ रही है, वही परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना क्या होती है, यानी किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्तावित उत्तर है, उसका एक अस्थायी समाधान का रास्ता है। परिकल्पना किसी भी समस्या के समाधान हेतु एक उपक्रम है, एक बेस है। उसके आधार पर हम समस्या की जड़ तक जा सकते हैं, उसके समाधान के तरीके ढूंढ सकते हैं, उससे संबंधित जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, घटनाएं हैं, जो टूल्स उपकरण हैं, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। उन कलेक्शन के आधार पर, उस पॉपुलेशन के आधार पर, उस सैंपलिंग के आधार पर हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर जो कुछ भी, जो 2-4 लोगों के ऊपर या 2-4 वस्तुओं के ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं, उस पर जो रिजल्ट होगा वह सब पर लागू होगा। अगर ऐसा सिद्ध होता है, हम उस परिकल्पना को सिद्ध करते हैं, उसको वैध मानते हैं, उसको ग्राह्य करते हैं। तो परिकल्पना मूल रूप से किसी भी समस्या के प्रस्तावित उत्तर के रूप में होती है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विकल्प के रूप में होती है, एक उसके आधार के रूप में होती है। और परिकल्पनाएं 3 प्रकार की होती हैं,
एक होती है सकारात्मक, दूसरी होती है नकारात्मक और तीसरी होती है शून्य। सकारात्मक में हम उस भाव को सही सही रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कहें कि अभ्यास से सीखने की त्रुटियों में कमी होती है। इसी को अगर हम कह दें कि अभ्यास से सीखने में त्रुटियों में कमी नहीं होती है, ये नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस होती है उसका प्राय यही है कि हम जैसे कहें कि दो परिवर्तियों में तब तक कोई अंतर नहीं होता जब तक शोध परिणामों के द्वारा यह सिद्ध ना हो जाए। यानी दो चरों के बीच में तब तक कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते या कोई अंतर नहीं कर सकते जब तक शोध परिणामों के द्वारा वह सिद्ध ना हो जाए। कहने का प्राय है किसी व्यक्ति को हम तब तक दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक न्याय के द्वारा उसे दोषी ना ठहराया जाए। तो नल परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस यह एक ऐसी परिकल्पना है जो पूरी तरह से जांच परख अर्थात विज्ञान के उन नियमों को अपनाने पर ही सिद्ध हो सकती है। इसलिए सबसे उत्तम परिकल्पना नल हाइपोथेसिस को मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि परिकल्पनाओं का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो अब तक आपने देखा कि चरों के आधार पर परिकल्पनाओं को जांचा जाता है। अगर उन चरों की संख्याओं को हम देखें तो चरों की संख्याओं के आधार पर परिकल्पना दो प्रकार की होती है। एक होता है साधारण और दूसरा होता है जटिल। यानी जो संख्या है चरों की, उन चरों की संख्या को हम साधारण रूप में ले रहे हैं या उसको बहुत ही जटिल कर रहे हैं। जटिल का प्राय होता है, साधारण का प्राय होता है। इन दोनों में देखा जाता है कि हम किसी कार्य को बहुत ही सिंपली रूप से कर सकते हैं या उसमें कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कठिनाइयां आ रही है, उसमें जटिलता आ रही है। अगर वो जटिलता का स्तर है तो वो संख्याओं के आधार पर डिसाइड होती है। यानी समस्या अगर ज्यादा भयावह है, ज्यादा कठिन है, विषम परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली है, तो इसकी समस्या का जो समाधान करना होगा, जो परिकल्पना का निर्माण करना होगा, वह भी उतना ही उत्तेजक होगा, स्टिमुलस पूर्ण होगा, वह उतना ही चैलेंजिंग होगा, चुनौतीपूर्ण होता है। तो जब तक हम चुनौतियों को साधारण रूप से लेते हैं तब तो साधारण परिकल्पना के रूप में होगी। लेकिन जब उन चुनौतियों को हम जटिलता के रूप में लेते हैं, अर्थात उसे एक समस्या का, जिसे हम कहते हैं कि बहुत अधिक आवश्यकता है, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो उसके परिणाम में कुछ भी गलत हो सकता है, तब वह जटिल होती, कॉम्प्लेक्स होती है। तो साधारण और कॉम्प्लेक्स इस संख्या के आधार पर बनाई जाती है। उसमें जो हम सैंपलिंग करते हैं, जो उसका न्यायादर्श का चयन करते हैं, वह ये बताता है कि वह परिकल्पना साधारण है कि जटिल है। दूसरा है संबंधों के आधार पर, माने चरों का जो संबंध रिलेशन है उसके आधार पर हम वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। एक होता है सार्वभौमिक, दूसरा होता है अस्तित्वात्मक। सार्वभौमिक का प्राय होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का प्राय होता है कि जो सर्वत्र, सब जगह, सब लोगों के लिए समान रूप से पाई जाती हो। अस्तित्वात्मक का प्राय होता है उसमें से कोई एक का अस्तित्व तो जरूर है। जैसे कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, ये मरणशील होता है। मनुष्य क्या है, मरणशील है, उसको मरना है। ये सार्वभौमिक कथन है। लेकिन उसी में अस्तित्वात्मक को अगर लेना, एक्सिस्टेंस को लेना है, तो क्या करेंगे कि मोहन भी एक मनुष्य है। तो मनुष्य मरणशील होते हैं, लेकिन उसमें मोहन क्या है, एक मनुष्य है, इसलिए मोहन क्या हो सकता है, वो भी मरणशील है। तो मोहन का अस्तित्व है। यानी अगर हमें सार्वभौमिक और अस्तित्वात्मक दो प्रकार की परिकल्पनाओं का निर्माण करना है चरों के संबंधों के आधार पर, तो हम सार्वभौमिक परिकल्पना और अस्तित्वात्मक परिकल्पना के रूप में इसे हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा होता है वह शोध के विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। शोध के विशिष्ट उद्देश्य जैसे हों उसी के आधार पर वर्गीकरण, जैसे करणत्व या कारणत्व। कारणत्व का प्राय होता है कि जो कारण है उस कारण को देखते हुए परिकल्पना का निर्माण करना। दूसरा है वर्णनात्मक, अर्थात उस समस्या का अधिक से अधिक वर्णन करना, डिस्क्रिप्टिव करना, उसको ये बताने का प्रयास करना, यानी समस्या को अधिक विस्तारित रूप से प्रस्तुत करना। तीसरा होता है कार्य रूप या शोध। कार्य रूप का प्राय होता है कि उस समस्या को समाधान करने के लिए कार्य में परिणत करना, एक शोध का रूप देना। और चौथा होता है सांख्यिकी, अर्थात उस परिकल्पना के आधार पर समस्या का समाधान जो हम करेंगे वह एक सांख्यिकी दृष्टिकोण पर होगा। उसमें हम
दो चरों के विचलनों को देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या डेविएशन हो रहा है, किस प्रकार से उनके अंदर कोरिलेशन हो रहा है, संबंध हो रहे हैं, इन संबंधों को जांचने का प्रयास। और पांचवा जो होता है जिसे हमने कहा नल हाइपोथेसिस, अर्थात शून्य परिकल्पना के रूप में उसके उद्देश्यों के आधार पर हम ऐसा डिसाइड करते हैं। तो जो वर्गीकरण होता है वह तीन रूप से किया गया। एक, चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पना दो प्रकार की बनाई गई, एक साधारण, दूसरा जटिल। इसी तरह से चरों के संबंधों के आधार पर, उनके अंदर परस्पर संबंध कैसे हैं, इन संबंधों के आधार पर भी परिकल्पना दो प्रकार की होती है, एक सार्वभौमिक, दूसरा अस्तित्वात्मक। फिर तीसरा जो वर्गीकरण का मूल आधार बना वह है शोध के विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर। समस्या कैसी है, हमारा उद्देश्य कितना विशिष्ट है, उसके आधार पर जो परिकल्पना का वर्गीकरण किया जाता है वह पांच प्रकार का होता है। एक कारणत्व होता है, दूसरा वर्णनात्मक होता है, तीसरा कार्य रूप या शोध रूप में होता है, और चौथा सांख्यिकीय रूप में होता है, पांचवा को नल या जीरो हाइपोथेसिस के रूप में कहते हैं। तो आज आपने मूल रूप से हाइपोथेसिस का अर्थ समझा, उसकी परिभाषा को देखा, उसके प्रकार क्या होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य के रूप में, इसको विस्तृत रूप से उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। फिर इन परिकल्पनाओं को वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इसको आपने संख्याओं के आधार पर, संबंधों के आधार पर चरों के, और शोध के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण को समझा। अब अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इन परिकल्पनाओं का क्षेत्र कहाँ है, ये कहाँ से पाई जा सकती हैं, इनको कहाँ से लिया जा सकता है, इनका निर्माण कैसे हो सकता है, और एक अच्छी परिकल्पना या उत्तम परिकल्पना के गुण क्या होने चाहिए। तो आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान जो भी शोध से संबंधित है, शैक्षिक शोध संबंधित है, विद्यालय प्रशासन संबंधित है, विद्यालय में शिक्षण विधियों संबंधित है, शिक्षक संबंधित है, या छात्र से संबंधित है, विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु संबंधित है, या उसकी तकनीकी संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं के आधार पर हम आपको प्रत्येक पर शोध की जो शब्दावलियां हैं, जैसे परिकल्पना है, न्यायदर्श है, सैंपलिंग है, या आपका डाटा कलेक्शन है, तकनीकी है, उनकी टेस्टिंग है, इन समग्र चीजों पर विस्तार से एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। इसलिए अगर इन विषय वस्तुओं का आपको निरंतर एक क्रम में प्राप्त करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इस पर लाइक अपना दें, कमेंट करें। इसी के साथ साथ अगर सूचनाओं को तुरंत प्राप्त करना है तो जो बेल आइकन अर्थात घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबा लें, जिससे कोई सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आप निरंतर बने रहें।